बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से मिल रही है, जहां 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी ये खबर। तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तो चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान आज किया जाना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य जहां इस बार विधानसभा चुनाव होंगे। तो राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 हिंदी भाषी राज्य और इसके अलावा बाकी 2 राज्यों में 2023 इस साल चुनाव होने हैं। और चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आज तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आज 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आज दोपहर 12 बजे तारीखों का ऐलान सर। बिल्कुल, देखिए संभावना पूरी है क्योंकि ये माना जा रहा था कि शनिवार और इतवार की छुट्टी के बाद जैसे ही वर्किंग डे सोमवार आएगा और ये तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और आपको याद होगा कि 3 दिन पहले जो निर्वाचन आयोग के सूत्रों से खबरें आ रही थी कि रिपोर्ट्स पूरी तरह से तैयार है और मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनकी मंजूरी के बाद सोमवार को तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो जो खबरें आई थी अंदर से वो ये कह रही थी कि दीपावली के बाद 5 राज्यों में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जो अंदर से खबरें आई थी 15 नवंबर से, क्योंकि पहले सप्ताह में ही दीपावली पड़ रही है इस बार नवंबर के, तो उसके बाद क्योंकि त्योहारों के मौसम में काफी फोर्सेज लगती हैं, तो उसके बाद इन 5 राज्यों में चुनाव 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में संभावित हैं। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में एक ही चरण में चुनाव होगा और तारीखें अलग अलग होंगी, लेकिन चुनाव जो है वो एक चरण में संभावित हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ शेष छत्तीसगढ़ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है वहाँ 2 चरणों में संभावना है। और ऐसा माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के पहले एक ही तारीख में मतगणना करा ली जाएगी। तारीख 5 राज्यों की मतगणना की एक ही तारीख होगी और ये 15 दिसंबर के पहले की कोई तारीख हो सकती है, जिससे 15 दिसंबर तक ये 5 राज्य अपनी सरकारों के गठन की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो आज इंतजार है और इसी के साथ ही जैसे ही चुनावी तारीखों की घोषणा होगी, आदर्श आचरण संहिता तुरंत इन 5 राज्यों में प्रभावी हो जाएगी। और इसी के साथ अब आप कह सकती हैं कि चुनावी गतिविधियों का विधिवत शंखनाद आज से संभावित है। तो इंतजार सबको है, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज को, और चुनावी गतिविधियां अब धीरे धीरे अपने पूरे शबाब पर पहुंचेंगी। जी जय। निश्चित तौर पर सर, देखिए एक तरफ तो चुनाव आयोग की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और आज तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन सर मैं इन राज्यों को जरा आपसे समझना चाहूंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये हिंदी भाषी राज्य हैं, दूसरी तरफ मिजोरम और तेलंगाना जैसे राज्य हैं। तो इन राज्यों की जो समीकरण है, जो परिस्थितियां हैं इस वक्त क्या कहती नजर आ रही है? यानी कि सर ये कहा जाए आज टाइम टेबल सामने आ जाएगा, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो परीक्षा की अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे। तो इन राज्यों को जरा सर मैं आपसे चाहूंगी कि आप संक्षेप में समझाइए हमें। देखिए, मिजोरम की बात करें तो वहाँ बीजेपी के समर्थन वाला जो फ्रंट है उसकी सरकार है जी। और तेलंगाना की बात करें तो वहाँ जो के चंद्रशेखर राव हैं उनकी पार्टी है बीआरएस, जहाँ तक मुझे याद आता है। और अगर आप बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। तो इन 5 राज्यों में 2 जगह कांग्रेस की सरकारें हैं, एक जगह बीजेपी है, एक जगह बीजेपी समर्थित फ्रंट की सरकार है मिजोरम में, और रीजनल पार्टी जो है के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली वो तेलंगाना में है।
जी। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा वो राज्य है जिस पर उत्तर भारत और हिंदी पट्टी का जिस पर सबकी निगाहें हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की सबसे मजबूत लड़ाई भी इसी राज्य में है। छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी काफी दोनों की रस्साकशी बहुत दिलचस्प है, और फिर इसी तरह का राज्य राजस्थान है जहां काफी दिलचस्प समीकरण है। तीनों ही राज्यों में फ्री बीज का इशू बना और इसको लेकर बातें हुई कि हर पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसको लेकर ये कहा गया कि चुनाव जीतने के लिए घोषणाओं में की झड़ी लगा दी गई है। जी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर एक मामला वहां तक भी पहुंचा जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों से जवाब भी मांगा है। लड़ाई बड़ी मजबूत है, और चूंकि इन 5 राज्यों के चुनाव हमेशा लोकसभा चुनाव के 5-6 महीने पहले होते हैं, तो इन्हें सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। तो काफी दिलचस्प हैं इन 5 राज्यों के चुनाव। जया शरद जी बने रहिएगा, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए थे। मनोज जी, लंबे समय से राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं, आज टाइम टेबल जारी हो जाएगा, राजनीतिक दलों की परीक्षा की घड़ी जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है। सर 12 बजे तारीखों का ऐलान, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसा शरद जी भी बता रहे हैं 12 बजे ऐलान हो जाएगा। आज जिस तरह कार्यक्रम तय हुआ है तो बहुत संभावना है कि अलग अलग जो राज्य है उनके अलग अलग तारीखों में ऐलान होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव कराया जा सकता है, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं, और पार्टियां जो भी राजनीतिक पार्टियां वो समझ भी रही। इसीलिए कल दिन भर भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग दौर की बैठकें चली। बैठकों के पीछे कारण भी यही था कि आचार संहिता से पहले यानी कल बीते 10-12 घंटे में और क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर बीजेपी ने काफी काम किया। कांग्रेस भी इस बात को समझ रही। कल सीसी की बैठक थी, उसके बाद फिर ये निर्णय हुआ कि कुछ सीटें घोषित की जा सकती है। तो दोनों दल मध्य प्रदेश में तैयार है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप भी इस बार मैदान में दिखाई दे रही है। तो अब जो कार्यक्रम की संभावना है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि एक चरण में मध्य प्रदेश और 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी शायद 2 चरणों में चुनाव होंगे। बाकी तेलंगाना और मिजोरम भी एक एक चरण में चुनाव होने की संभावना, जिस तरह की खबरें आ रही है। पर दोनों दल इस समय तैयार हैं, और वक्त वही होगा या तो नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीख दिखाई दे सकती है। तो तैयारियां हैं, बिल्कुल बजने वाला, बस और कुछ घंटों का इंतजार। बिल्कुल, शरद जी से मैं समझना चाहूंगी, मनोज जी आप बने रहिएगा। सर, जिन इन 5 राज्यों के समीकरण तो हमने आपसे समझ लिए, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दलों की तैयारियों को लेकर सर आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान को लेकर तो हमेशा ही कहा जाता है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ की परिस्थितियाँ किस प्रकार इस वक्त नजर आ रही हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पर होकर भी आए हैं, राजनीतिक दलों से आपने यहाँ चर्चा की है, और मध्य प्रदेश में भी दोनों ही जो दल हैं वो एड़ी चोटी का जोर इस वक्त लगा रहे हैं। 2018 के बाद से मध्य प्रदेश में आपको किस तरह के समीकरण बनते हुए या किस तरह के समीकरण इस वक्त निर्मित होते हुए दिखाई दे रहे हैं सर दोनों ही दलों के लिए? क्योंकि कांग्रेस के लिए ये राज्य जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। 15 साल बाद सरकार आई, महज 1 से 1.5 साल रही, और इस बार कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो यहाँ सरकार बनाए, और बीजेपी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण। देखिए, जब तेलंगाना की बात करें तो भारत राष्ट्र समिति चंद्रशेखर राव की पार्टी है, और तेलंगाना दक्षिण भारत के ये राज्य ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। कांग्रेस बीजेपी कितनी उम्मीद लगाते हैं वहां, ये अलग बात है। हालांकि बीच में जो प्री पोल सर्वे थे वो ये बता भी रहे थे कि तेलंगाना में कांग्रेस भी काफी मजबूत स्थिति में है। दरअसल जब से राहुल गांधी ने अपनी पद यात्रा निकाली है, उसके बाद से कांग्रेस एक अलग अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और आपने रिसेंट पास्ट में देखा भी है कि जिस तरह से इंडिया, जिसकी मुख्य नेतृत्वकर्ता कांग्रेस है, उसने किस तरह से ओबीसी आरक्षण का एक मसला और जातिगत जो जनगणना है उसका मसला उठाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। तो आप ये बेहिचक कह सकती हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्य टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है, और इसीलिए ये 3 राज्य जो हैं सत्ता के सेमीफाइनल की कहानी कहते हुए हमें नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी, आपने जैसा पूछा, बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, उसकी तैयारी हमेशा चुनाव के लिए रहती है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी बीजेपी से बहुत सबक सीखे हैं। चाहे वो बात
चुनावी तैयारियों की हो। मध्य प्रदेश में तो हमने देखा है कि कमलनाथ जी बिल्कुल बीजेपी की शैली में बूथ स्तर तक चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपनी केंद्रीय नेतृत्व की शक्ति को चुनाव में झोंकती है और जिस तरह से वहां से रणनीति बनकर आती है, वो एक बड़ा अंतर पैदा करती है। और मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि अमित शाह जी के चुनावी परिदृश्य में आने के बाद स्थितियां बहुत ही अलग दिशा में जाती हुई दिखी हैं। छत्तीसगढ़ में भी ओम माथुर जी और जिस तरह की बीजेपी की टीम सक्रिय हुई है, उसने काफी बीजेपी के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है। राजस्थान में ये सही बात है कि हर 5 वर्ष में सरकार बदलती है और इस बार टर्म बीजेपी के पक्ष में झुकता है, लेकिन अशोक गहलोत एक बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं और जिस तरह से उन्होंने वहां पर रेवड़ियों की झड़ी लगा दी है, फ्री बीज की झड़ी लगा दी है, उससे राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि वहां चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। तो आप बेहिचक ये कह सकती हैं कि 5 राज्यों का ये जो राजनीतिक समीकरण है, ये बेहद दिलचस्प है। आप इसको किसी एक तरफ झुकता हुआ नहीं कह सकते हैं। लड़ाई काफी मजबूत होगी, टक्कर की लड़ाई होगी। इसीलिए सब दम साध कर इन राज्यों में चुनावी तैयारियों के साथ चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। जी बने रहेगा शरद जी। मनोज जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त रायपुर से गौरव लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, आज तारीखों का ऐलान संभव है, 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज तारीखें सामने आ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरह आप देख रहे हैं राजनीतिक दलों को, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें सरकार की, तो वो अपनी योजनाओं के बूते आगे बढ़ने का काम कर रही है। इधर बीजेपी की अगर बात करें तो वो अपने 15 साल के कार्यकाल को गिना रही है और ये लगातार जनता के बीच मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि 5 साल में सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम प्रदेश में नहीं किया है। तो फिलहाल इसको लेकर जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 15 साल नाम 5 साल की जो राजनीति है वो जारी है और लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष के 15 साल को जो कार्यकाल है उसको लेकर लोगों के बीच जारी है। तो वही विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के 5 साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार और जो वादे किए थे उसको लेकर लोगों के बीच जारी और सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार को और भूपेश बघेल को घेरते नजर आ रही है। और यदि हम चुनाव की तिथि की घोषणा की बात करें तो 2018 को देखा जाए तो 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, जिसमें सबसे पहले 18 नवंबर को जो है 18 नवंबर 2018 को कुल 18 सीटों पर जो है चुनाव हुई थी और उसके अलावा जो है 20 नवंबर को बचे हुए 72 सीटों पर मतदान हुआ था। तो 2 चरणों में मतदान हुआ था और ठीक उसी तरीके से इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो सकता है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें पहले मतदान कराया जाता है, उसके बाद फिर जो शहरी क्षेत्र है वहां पर मतदान होगा। तो लोगों को लंबे समय से इंतजार था, खासकर राजनीतिक दलों को तिथि का इंतजार था कि कब चुनाव आयोग जो है वो तिथि की घोषणा करेगी, आचार संहिता लगेगा, उसके बाद पूरी तरीके से ये जो है फील्ड पर नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ी घोषणा जो है वो चुनाव आयोग करने जा रहा है और उसे लेकर जो राजनीतिक दल है उन्हें भी इंतजार है। जी बने रहिएगा गौरव, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपसे समझना चाहूंगी सर, क्योंकि आप तो लगातार इस वक्त फील्ड में हैं, चुनाव को लेके किस तरह का माहौल है ये आप बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें सर, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश राजस्थान में पहुंची थी, लेकिन हालांकि छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंची थी। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या अभी भी वही माहौल आम लोगों के बीच में आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हमने पिछले चुनावों में देखा, आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, जहां पर से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी तो उसका परिणाम कांग्रेस के फेवर में आया। यहां पर किस तरह की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं सर? भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ बीजेपी की जन आशीर्वाद इधर निकाली जा रही है और उसके जवाब में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। देखिए जया, यात्राएं जब भी निकलती है तो इसका असर सीधे तौर पर जो भी संगठन, राजनीतिक संगठन होता है उसको उसका लाभ मिलता है। जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा क्षेत्र मालवा से होकर गुजरा और मालवा से होते हुए राजस्थान की तरफ, आगर से होते हुए राजस्थान की तरफ कूच कर गई थी। लेकिन उस दौर का एक माहौल बना था, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब एक लंबा अरसा बीत गया,
और भारत के मतदाताओं के बारे में कहा भी जाता है कि इस तरह की जब यात्राएं होती तो इसका लाभ तो मिलता है, लेकिन यदि चुनाव के परिदृश्य में चुनाव के नजदीक होती है तो ज्यादा लाभ, जैसे कर्नाटक का आपने जिक्र किया तो वहाँ चुनाव थे, बहुत नजदीक चुनाव थे, इसलिए उसका लाभ भी दिखाई दिया। लेकिन मध्य प्रदेश से होते हुए अब काफी लंबा अरसा बीत गया। हाँ, इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद की बात करें या कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राओं की बात करें तो वो लोगों की जुबां पर है। जन आशीर्वाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि जनता के आशीर्वाद के स्वरूप जो काम डबल इंजन की सरकार ने किए हैं वो जनता तक पहुंचाए, उनको समझा पाने में सफल हो। अब कितने सफल होंगे ये तो खैर चुनाव के दौरान दिखाई देगा, लेकिन उसके ठीक विपरीत कांग्रेस ने अपना जन आक्रोश दिखाया कि आपने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर आए, जन आक्रोश के जरिए इसी को बड़ा मुद्दा बनाया। और कुछ क्षेत्र खासकर बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में, जैसे अरुण यादव की बहुत अच्छी जन आक्रोश यात्रा में हमने रैली देखी, संख्या इतनी थी कि वो खुद नहीं समझ पाए कि इतनी संख्या आखिर कहां से आ गई। तो कुछ जगह बहुत अच्छा प्रतिशत जन आक्रोश को मिला है, कुछ जगह जन आशीर्वाद को मिला है, तो यात्राओं का असर होता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का वर्तमान के चुनाव में कोई असर होगा मुझे कम नजर आता, क्योंकि लंबा अरसा बीत गया। पर फील्ड पर जब जाते हैं तो सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। जैसे ही आज तारीखों का ऐलान होगा तो इसमें और तेजी आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संगठन बतौर संगठन दोनों दल एक अलग रणनीति के साथ बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस में जो कमियां थी संगठन को कि बूथ कैसे मजबूत किया जाए, सीहोर में मैंने एक कार्यक्रम के दौरान जब मैं एक गांव में पहुंचा था तो वहाँ पूरा कांग्रेस का जो जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम लोग बूथ पर काम कर रहे थे। तो ये कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी तो बूथ जीता चुनाव जीता उसका नारा ही रहा, 51% वोट शेयर की बात भी कर रहे हैं, और अमित शाह का मूल मकसद यही होता है। और पहली बार पन्ना समिति बल्कि अर्ध समिति पर भारतीय जनता पार्टी काम करने जा रही। पर इस बीच में कुछ स्थानों पर हमें लगता है कि आप भी अपना हल्का फुल्का एक दखल दिखाई देगा। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस यानी बायपोलर पॉलिटिक्स होती रही है, तो अब दोनों दल तैयार है। थोड़ा सा बीजेपी कैसा असर दिखाएगी हम ये भी देख रहे हैं। बसपा और गोंडवाना का भी सामंजस्य हुआ है। खबर ये भी है कि सपा और कांग्रेस कुछ सीटों पर साथ जा सकती है। तो बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं, अब धीरे धीरे कर सब सामने आएंगे। लेकिन मुद्दा यही होगा, कांग्रेस चाहेगी कि 18 की इससे बेहतर हम परफॉर्मेंस दिखाएं, और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी जो गलतियां हुई थी उससे सबक ले। बिल्कुल सर, शरद जी से समझना चाहूंगी। सर, मनोज जी ने जो कहा उसमें आप क्या ऐड करना चाहते हैं? भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या आपको लगता है कि अभी भी होगा, या चुनाव में आपको लगता है कि इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों की कुछ सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? और अब तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर ताल ठोकती नजर आ रही है, जिसका रिजल्ट हमने निगम चुनाव में देखा है। देखिए, इस बीच जया ये अपडेट दे दूं मैं कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आ रही है निर्वाचन आयोग की कि 12 बजे दिल्ली में ये बैठक निर्वाचन आयोग के कार्यालय में होगी। तो ये लगभग तय है कि अब आज 12 बजे दोपहर 12 बजे ये घोषणा होगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है। और जो सवाल आपका है ये इस सवाल पर देखिए, दो पार्टियों पर इस इलेक्शन में निगाह रहेगी। जो नई पार्टियां जिन्हें आप कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में काफी अपनी संभावनाओं के साथ आई है, और अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के दौरे ज्वाइंटली दोनों राज्यों में हुए हैं। और मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन से सिंगरौली से जहां तक मुझे याद है कि एक मेयर भी आम आदमी पार्टी को मिली है। दूसरी पार्टी है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, जिसने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, और कुछ छिटपुट जगह उसने अपने पार्षद, खासतौर से बुरहानपुर में, खरगोन में मुझे याद आता है कि वहां इसके पार्षद चुनाव में जीते हैं। तो मध्य प्रदेश की करीब 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहां AIMIM इसकी भूमिका देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अल्पसंख्यक मतदाताओं का एक रुझान AIMIM की तरफ हमें दिखा है, तो मुझे लगता है कि इस पार्टी पर भी निगाह रखनी होगी। आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश से उम्मीदें हैं, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीदें वो छत्तीसगढ़ से लगा रही है। अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि उसकी संभावनाएं कितनी दोनों राज्यों में किस तरह से परवान चढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। छत्तीसगढ़ में भी वो भाग्य आजमाएगी ही, और AIMIM भी वहां जरूर मैदान में कूदेगी। तो मुझे लगता है कि काफी दिलचस्प होगा इन दोनों पार्टियों को देखना। बाकी रीजनल इक्वेशंस भी हैं, जिस तरह के गणित हैं कि समाजवादी पार्टी और जयंत के साथ सर, आपको लगता है कुछ जगह तालमेल के साथ
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जो दूसरे दल हैं भारतीय जनता पार्टी का भी क्या कुछ इक्वेशन कुछ सीटों पर सामने आ सकता है जहां कांग्रेस का प्रभाव रहा है जिन सीटों पर जी। और जिस तरह से चुनाव की सूची में बीजेपी में हमने दिग्गज देखे हैं मैदान में उतरते हुए, ये बहुत दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपनी तीसरी सूची में भी कोई धमाका करेगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक कांग्रेस की एक भी सूची नहीं आई है और आज चुनाव तारीखों का ऐलान है। अब माना यही जा रहा है कि दोनों पार्टियां पितृपक्ष के बाद अपनी सूची लेकर सामने आएंगी। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस लगभग या तो एक साथ घोषणा कर सकती है या 2 चरणों में अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी। और बीजेपी की भी लगता है कि अब 2 सूचियों में सारे प्रत्याशियों की घोषणा संभावित है। लेकिन बहुत दिलचस्प समीकरण है। दोनों ही पार्टियां नाराजगी और भितरघात की आशंका से जूझ भी सकती हैं और ऐसे कुछ संकेत दोनों पार्टियों के लिए सामने भी आए हैं। ठीक है सर, नाराजगी को लेकर क्योंकि आपने बात की है, सर आवाज आ रही है आपको? नाराजगी को लेकर आपने बात की है तो सर मैं लौटूं आपके पास, उसके पहले मैं गौरव का रुख करना चाहूंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो नाराजगी को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा जो तस्वीरें हैं वो बनती बिगड़ती दिखाई दे रही है राजनीतिक दलों के लिए। गौरव, किस तरह का माहौल आप इसे लेकर देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए कहीं छत्तीसगढ़ में ये भारी ना पड़ जाए? सूची सामने आई या नहीं आई ये हम नहीं कह सकते, लीक जरूर हो गई और जिन प्रत्याशियों के नाम उसमें नहीं थे उनमें तो सबसे ज्यादा नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है और उसे कैसे बीजेपी साध रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में बन सकती है और अगर सरकार बनाना है तो इस नाराजगी को दूर करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची लाने में कोई देरी नहीं की थी और जिस तरीके से 21 नामों की सूची उन्होंने जारी की थी उसके बाद राजनीतिक गलियारों में जो है छत्तीसगढ़ में उथल फुथल मच गई थी। चाहे सत्ताधारी कांग्रेस की बात कर ले या जो अन्य राजनीतिक दल है, चाहे आप हो या फिर उसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो सर्व आदिवासी समाज ने जो अपनी पार्टी तैयार की है उसमें कहीं ना कहीं उथल फुथल मचा था। लेकिन जिस तरीके से पहली सूची जारी हुई थी उसमें दूसरी सूची जो एक संभावित सूची जारी हुई और उसमें जो नाम आए थे 30 से अधिक नाम, उसका विरोध जो है अब वो बीजेपी में तेज हो गया है। चाहे वर्तमान विधायक की बात कर लें या जो नए पैराशूट नेता हैं उनका विधायक तेज हो गया और जिसका सीधा असर बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो है प्रत्याशी के जो समर्थक है या फिर जो ऐसे नेता है जो लगातार काम किए और पैराशूट प्रत्याशी के उतरने के बाद उन्हें ठीक नहीं लगा तो वो बीजेपी कार्यालय पहुंचकर संगठन से जुड़े नेता से या फिर उसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर बातचीत कर रहे हैं। तो बीजेपी को इस तरीके से जो विरोध है उसका सामना करना पड़ रहा है और तमाम बीजेपी के बड़े नेता सामने नहीं आ रहे हैं कुछ भी बोलने के लिए और यदि सामने आते भी हैं तो उनका एक कहना है रहता है कि अभी ये सूची जारी नहीं हुई है, ये एक अनुमानित लोग बता रहे हैं और इसका विरोध जो है वो तेज हो रहा है और बीजेपी इसे पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही सूची लीक हुई थी उसके बाद आनंद फानंद में दिल्ली बुलाया गया था प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन से जुड़े नेता को और उसके बाद वहां पर फिर से सूची में बातचीत हुई थी, जो दूसरी सूची जारी होनी थी उस पर चर्चा हुई थी और शायद और चर्चा होने के बाद कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में बेहद सोच समझकर बेहद फूक कर कदम रख रही है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी में जो अंदर खाने स्वर मुखर हो रहे हैं, जो बगावत के स्वर उठ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में भी हो जाए। मनोज जी का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज जी, आप क्या कहेंगे इसे लेकर सर, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में इस वक्त कांग्रेस की सूची सामने नहीं आई है, जबकि बीजेपी तो अपनी मध्य प्रदेश में 2 सूची सामने रख चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह भी हो सकता है कि जो कार्यकर्ता है या जो प्रत्याशी है उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके आम लोगों के बीच में जाने का और वहां पर माहौल बनाने को लेकर। लेकिन कांग्रेस को लेकर सर आप क्या कहेंगे, क्यों आखिर इतनी देर हो रही है, क्यों आखिर इतनी मंथन करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को पड़ रही है कि अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आ सका और अभी भी समय लग रहा है? देखिए, कांग्रेस बड़े रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ जगह चिंता में भी डाला है। वजह है सूची का जारी नहीं होना। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने जब 2 सूचियां जारी की तो बीजेपी की रणनीति थी कि आनंद फानंद में कांग्रेस भी अपनी सूची लेकर आएगी, लेकिन कांग्रेस के कमलनाथ या सुरजेवाला या दिग्विजय सिंह इन्होंने बड़े रणनीतिक तौर पर बड़ी चतुराई से अपनी सूचियों को लेट कर दिया। जो मेरे पास खबर है, बिल्कुल पुख्ता खबर आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को भी बता रहा हूँ, और इसीलिए सूची लेट की है कि इसका कहीं ये संभावना थी कि जैसा उपचुनाव में हमने देखा
कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस अपनी सूची जारी करे और उसमें से कुछ प्रत्याशी, हमने पूर्व में देखा उदय प्रताप सिंह जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ लिए थे, जबकि उनको टिकट घोषित हो गया था। इसी तरह हम देखें चंबल से, तो वहां से भी एक और कैंडिडेट जो पूर्व अफसर रहे, आईएएस अफसर रहे, उनने भी बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो इस तरह की चिंता भी कहीं कांग्रेस के भीतर है, तो मेरे पास खबरें हैं और उसके कारण ये सूची लेट हुई है। तो बहुत ही रणनीतिक तौर पर कांग्रेस बढ़ रही है और अब सूची जब भी आएगी तो बहुत चौंकाने वाली सूची आएगी और बहुत संभावना है कि करीब 16 या 17 तारीख को कांग्रेस की सूची सामने आ सकती है इस पितृपक्ष खत्म होने के बाद, और ये सूची बिल्कुल चौंकाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका नहीं देना चाहती कांग्रेस कि उसकी कहीं कोई सेंध लगाने में बीजेपी इसे समझ लेते हैं मनोज जी, इसे समझ लेते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी दोनों सूची और खासतौर पर दूसरी सूची में सबसे ज्यादा चौंकाया है। यहाँ तक कि ना केवल आपको हमें बल्कि राजनीतिक दलों को भी। अब कांग्रेस की सूची किस तरह की होगी, कितना चौंकाएगी, हमें पता चलेगा। लेकिन शरद जी से इस पर मैं एक टिप्पणी लेना चाहूंगी। सर, बीजेपी की कोशिश थी कि अपनी सूचियों के जरिए, अपने प्रत्याशियों के जरिए वो कांग्रेस की रातों की नींदें उड़ा दे, दिन का चैन उड़ा दे। लेकिन आपको लगता है सर ऐसा कि आज अब जो कांग्रेस देरी कर रही है उसमें बीजेपी के अंदर भी थोड़ी सी खलबली मची हुई है कि आखिर हमारे प्रत्याशी के सामने कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी खड़ा होगा, या फिर क्यों इतनी देरी हो रही है जिस तरह से मनोज जी बता रहे हैं? देखिए, दो रणनीति के साथ सामने आ रही हैं कांग्रेस और बीजेपी। चूंकि पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे थे, तो बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खासतौर से उसने पूरी सूची बनाकर तैयारी की है कि किन सीटों पर उसकी पराजय कांग्रेस के सामने हुई थी और वहां वो किस तरह से समीकरणों को पलटे। कांग्रेस के लिए ये चुनौती ये है कि वो बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी में, जबकि चुनाव बहुत ताकत से आगे बढ़ेगा, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय सक्रिय हैं इंदौर नंबर 1 से, और जिस तरह से वो चुनाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सामने चुनौती तो है। लेकिन कांग्रेस अपने पत्ते फेंट चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी सूची के साथ बहुत छेड़छाड़ करेगी या दिग्गजों के सामने आने के बाद रणनीति बदलेगी। चूंकि दोनों ही पार्टियां इस बार बहुत मजबूत सर्वे की प्रणाली, जमीनी स्तर के फीडबैक और बहुत विचार मंथन के बाद टिकट फाइनल करने के लिए आगे बढ़ी हैं, और इसमें कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये चयन की प्रक्रिया उतनी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वो काफी पहले से तैयारी कर रही है और कमलनाथ इसको लेकर एक बड़े ही माहिर राजनेता माने जाते हैं। तो कांग्रेस की सिर्फ चुनौती ये है कि वो हाई प्रोफाइल नेताओं की मौजूदगी में अपने चुनाव को किस तरह से, चुनाव प्रचार को किस तरह से उसके सामने खड़ा करती है। लेकिन प्रत्याशी चयन को लेकर मुझे लगता है जया कि कांग्रेस बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, और जिन प्रत्याशियों के नाम सर्वे और भीतरी फीडबैक से सामने आए हैं वो उन्हीं को बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने भी मैदान में उतार सकती है। बिल्कुल सर, सर्वे की अगर बात की जाए तो दोनों ही दल इस वक्त सर्वे के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और आज परीक्षा का टाइम टेबल यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा दोपहर 12 बजे। और बंसल न्यूज पर सबसे पहले वो खबर आपको बताएंगे, क्योंकि परीक्षा की घड़ी हम सभी के लिए है। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी, इसके साथ ही मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद, गौरव आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।